हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण, अवधारणा और चुनौती, ये कई मायने में इंपॉर्टेंट है। जिसका यहाँ पर पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा। आखिर राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा क्या है? कहते हैं राष्ट्र और राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को समझने से पहले हमें इन दोनों पदों को परिभाषित करना आना चाहिए कि आखिर ये होते क्या है। राष्ट्र एक देश है जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जुड़ी हुई होती है, जिसमें विभिन्न लोग मिलकर एक होने की भावना व्यक्त करते हैं। यह एक होने की भावना सामान्य इतिहास, समाज, सम्मिलित मूल्य और संस्कृति के आधार पर होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक होने की भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में बांधती है। यानी देखा जाए तो राष्ट्र में जो है एकीकरण की भावना बहुत ही निहित होती है, क्योंकि इसमें जो है हमारा सामान्य इतिहास होता है, समाज होता है और सम्मिलित मूल्य संस्कृति का आधार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ये बंधन में बांधते हैं और ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत एक राष्ट्र है और यह एक ज़मीन है जो विभिन्न समुदाय के निवास से बनी है। ये लोग विभिन्न धर्मों और भाषाओं को बोलते हैं और इन लोगों की जीवन पद्धति विभिन्न है, लेकिन इन सब धार्मिक भाषाओं और विभिन्नताओं के होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं। हम सब एक हैं और भावना आर्थिक राजनीतिक परंपरागता के कारण होता है। तो कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है, तभी हमारा राष्ट्रीय एकीकरण हो सकता है। कहते धार्मिक भाषा विभिन्नता होने के पश्चात भी हम सब एक हैं। देखा जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक पहलू है। यह पहलू सामाजिक, आर्थिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं तथा गैर बराबरी को कम करती है और राष्ट्रीय एकता एवं दृढ़ता को सदैव बढ़ाती है। इस तरह की दृढ़ता किसी पर अधिकार का द्वारा दबाव नहीं डालती है। वास्तव में लोग विचार, मूल्य तथा संवेगात्मक तत्व में भागीदारी करते हैं और यह एक ऐसी भावना है जो विभिन्नताओं में एकता लाती है। हमारे लिए राष्ट्रीय पहचान सर्वोत्तम है। हमारे राष्ट्रीय एकीकरण की बढ़ावा देने वाले तत्व में सामान्य आर्थिक समस्याएं, कला, साहित्य, राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत आदि आते हैं। कहते हैं ये सारी चीज़ें जो होती है प्रत्येक धर्म के लिए होता है, क्योंकि हम एक राष्ट्र के हैं, इसलिए हमें एक राष्ट्र एकीकरण में बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं कि हमारा देश के जो भी कला हो, साहित्य हो, राष्ट्रीय उत्सव हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गीत हो, उसको प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मानने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांप्रदायिकता। आखिर सांप्रदायिकता होती क्या है? सांप्रदायिकता है क्या? सांप्रदायिकता का आशय अपने समुदाय के दूसरे समुदाय के श्रेष्ठ समझना है। आपने सुना ही होगा टीवी पे कि हमारे क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा फसाद हुआ। तो सांप्रदायिक दंगा फसाद का मतलब यही होता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ समझे और श्रेष्ठता दिखाने के लिए वो देश के जो है नुकसान पहुंचाए, तो इसे कहा जाता है सांप्रदायिक दंगा। ठीक है, तो सांप्रदायिक का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ समझाने की कोशिश करता है, उसी को हम सांप्रदायिक कहते हैं। यहाँ तक कि देश से ऊंचा समझना, ये सांप्रदायिक होता है। आप जानते हैं कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में पूजा अथवा प्रार्थना के लिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हिंदू दुर्गा पूजा, दिवाली और रामनवमी मनाते हैं। आपने ईद, बकरीद तथा रमजान के मानते हुए लोगों को देखा ही होगा। सिख गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व और ईसाई बड़े दिन को मानते हैं। आपने तीर्थों को भी देखा है जो भगवान बुद्ध की आराधना के लिए होते हैं। इसे आप जान गए होंगे कि हमारे देश में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में इन त्योहारों और अवसरों को सरकारी उत्सव घोषित भी किया जाता है और इस बात में कोई हानि भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, वह कोई जो है कम निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है। परंतु कठिनाई इस बात की है कि लोग अपने समुदाय को भूलकर दूसरे समुदाय को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। सांप्रदायिक पद हमेशा ही नकारात्मक, विध्वंसात्मक और हानिकारक अर्थ में लिया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सांप्रदायिक दंगा के रूप में लिया जाता है। इसलिए जो है सांप्रदायिक कई मानने में नकारात्मक, कहते हैं विध्वंसात्मक और हानिकारक अर्थ के रूप में देखा जाता है, जिसका कुछ लोग धार्मिक कट्टरतावाद और रूढ़िवादी मानते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सामने खड़ा कर दिया है। यानी देखा जाए तो सांप्रदायिकता जो होती है भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ा चुनौती के रूप में जो है अपना सर खड़ा करता है।
कहते हैं यहाँ पर एक दुर्भाग्यवश हमारे देश में कुछ बुरे दृश्य भी देखे हैं। ये बुरे दृश्य कई अवसरों पर देखने को मिलता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान समुदाय में ही नहीं देखा जा सकता है, देश के कहते हैं विभाजन के समय 1946 से 47 न केवल हिंदू मुसलमान समुदाय दंगे हुए थे और ऐसे अवसर जो है दूसरे समय भी देखने को मिले हैं। सन 1984 में मूलभूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी हिंदू सिख के बीच दंगे हो गए थे। इसके बाद 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद का दो विध्वंस हुआ था तब भी हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए थे। हाल के दंगों जो सन 2002 में गुजरात में हुए उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को और भी बदरंग कर दिया है। तो कहते हैं सांप्रदायिक दंगा जो है हमारे देश में होते ही रहते हैं और ये सांप्रदायिक दंगा जो है बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा करवाए जाते हैं, उनके द्वारा ये सब रचे जाते हैं और आम गरीब और आम जो जनता को लड़ाते रहते हैं। इसमें जो है हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मन बन जाते हैं। जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तब हम अपने राष्ट्रीय पहचान को भूल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम एक ही राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है हम दूसरे की बातों पे चले आते हैं और रूढ़वादियों की तरह काम करने लग जाते हैं। दूसरे धर्मों के प्रति हमें ईर्ष्या और घृणा पैदा हो जाती है। लेकिन ये घृणा और ईर्ष्या कहाँ से आती है? क्या हमें जन्मजात मिली हुई होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ईर्ष्या और घृणा जो है हमारे समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो हमें पैदा करते हैं और हमें आपस में लड़ा के मार देते हैं। ऐसे अवसर पर हम दूसरे धार्मिक समूहों की संपत्ति जीवन को सदैव नष्ट करते रहते हैं और दोनों ही सांप्रदायिक समूह अपनी राष्ट्रीय पहचान भूल जाते हैं और याद रहता है तो केवल घृणा की भावना।